नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान के पार्ट 10 लाए हूं, जो कि आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इससे पहले भी मैंने इसके 9 पार्ट तक अपलोड किया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा है दोस्तों तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले किसी भी वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आरआरसी का जो ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है उसके लिए इस चैनल के माध्यम से आपको दोस्तों जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथ और जीके, करंट एंड साइंस मिक्स के डेली क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और हमारा चैनल है ओम जायसवाल नाम करके, आप उसे भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको दोस्तों साइंस टॉपिक वाइज, जीके टॉपिक वाइज, मैथ टॉपिक वाइज और जितने भी सब्जेक्ट हैं टॉपिक वाइज सारा का सारा ओम जायसवाल चैनल से आपको मिलेगा। तो आप उसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो पहला क्वेश्चन है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? आपको बताना है इनमें से कि टुकड़े आपस में क्यों चिपक जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है। आपको बता दें जब बर्फ के टुकड़ों को परस्पर दबाते हैं तो संपर्क स्थान पर जल का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचा होने के कारण उस स्थान की बर्फ गलने लगती है और दाब हटा लेने पर संपर्क स्थान पर जल पुनः जम जाता है तथा टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है? आपको बताना है कि जो कि ठोस की शुद्धता होती है वो किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गलनांक बिंदु। आपको बता दें कि किसी ठोस की शुद्धता उसके गलनांक बिंदु द्वारा निर्धारित की जाती है। यदि ठोस में कोई अशुद्धियाँ विद्यमान है तो उसका गलनांक कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो तैराक होते हैं उन्हें नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी समुद्री पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी से ज़्यादा होता है। आपको बताएं कि जो प्लवन के लिए वस्तु का भार वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होना चाहिए, अर्थात वस्तु जितना अधिक द्रव भार को विस्थापित करेगी उतनी ही आसानी से तैरेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जहाज एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब क्या होता है? आपको बताएं जो एक जहाज़ होता है वो एक नदी से समुद्र में पहुंचता है तब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऊपर की ओर उठता है। यानी किसी ठोस के द्वारा हटाए गए द्रव का भार उसके कुल भार के बराबर होता है और समुद्र के जल का जो घनत्व होता है नदी के जल से अधिक होता है। इससे जहाज समुद्र में नदी की अपेक्षा कम डूबकर ही अपने भार के बराबर जल हटा देता है, अर्थात जहाज ऊपर की ओर उठ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जब कोई हवा का बुलबुला किसी झील की तलहटी से सतह पर आता है तो क्या होता है? आपको बताना है जो कोई हवा का बुलबुला होता है किसी झील की तलहटी से सतह पर आता है तो क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी यह आकार में बढ़ जाता है। आपको बता दें कि किसी झील में गहराई में जाने पर दाब बढ़ता जाता है और सतह की ओर आने पर दाब कम हो जाता है। इसलिए हवा का जो बुलबुला होता है जब ऊपर की ओर आता है तो उस पर लगने वाला दाब कम हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उसका आकार बढ़ जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए हमने आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण 500 प्लस प्रश्नों का एक गणित का ई बुक तैयार करवाया है, जो कि जो आने वाला ग्रुप डी एग्जाम है उसके लिए सुपर गेस क्वेश्चन है। स्पेशली ग्रुप डी के अकॉर्डिंग इसको तैयार कराया गया है, तो आपको आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगी। इसका जो संपूर्ण सॉल्यूशन है दोस्तों वो ट्रिक के माध्यम से सिंपल वे में बताया गया है, जिससे आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आप इस ई बुक को ज़रूर से ज़रूर ले लीजिएगा दोस्तों। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा एक और हमारा ई बुक है 70+ महत्वपूर्ण टॉपिक का दोस्तों। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं दोस्तों जो इस ई बुक से बाहर चला जाए, ऑल इन वन टॉपिक है ये दोस्तों। आप इसे भी ज़रूर से ज़रूर ले लीजिए क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये आपकी बहुत ही हेल्प करेगा, तो इसे भी आप ज़रूर ले लें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है। बताना है कि जो थर्मस होता है वो उसमें रखा जो द्रव होता है किस प्रक्रिया से सुरक्षित रहने के कारण गर्म बना रहता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपर्युक्त सभी। आपको बता दें कि जो ऊष्मा ऊर्जा का क्षरण 3 प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कौन कौन से? तो चालन, संवहन तथा विकिरण। और थर्मस फ्लास्क इन तीनों प्रक्रियाओं से ऊष्मा ऊर्जा के क्षरण को रोकता है और थर्मस फ्लास्क में रखा गर्म द्रव सुरक्षित गर्म बना रहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। आपको बताना है कि जो वायुमंडलीय दाब होता है वो किसके द्वारा मापा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बैरोमीटर से। हाइग्रोमीटर की बात करें दोस्तों तो यह ऐसे उपकरण है जिनके द्वारा सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है और हाइड्रोमीटर द्वारा दबाव का आपेक्षिक घनत्व भी मापा जाता है। और अल्टीमीटर की बात करें दोस्तों तो यह निश्चित स्तर के ऊपर किसी वस्तु की ऊंचाई मापी जाती है। और बैरोमीटर से दोस्तों आपको मैंने बताया कि वायुमंडलीय दाब मापने का एक वैज्ञानिक उपकरण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यदि आप रेलवे ग्रुप डी रिवीजन कर रहे हैं तो अनअकैडमी लेके आ गया है आपके लिए अभ्यास बैच जो कि टॉप एजुकेटर द्वारा लाया जा रहा है। 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या बेनिफिशियल रहने वाला है, तो आप रेलवे के टॉप जो कैटेगरी के एजुकेटर होंगे उनसे पढ़ेंगे, आपको डाउट सेशन दिए जाएंगे और आपको कंप्लीट सिलेबस कवर करके दिया जाएगा और आपको जो भी लेसन के नोट्स होंगे वो हिंदी और इंग्लिश में भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेके। और दोस्तों एक और फीचर ऐड किया गया है, रेज हैंड फीचर। इसके माध्यम से आप डायरेक्ट एजुकेटर से बात कर सकते हैं क्लास के दौरान अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है आपको। तो इट्स मच बेटर देन ऑफलाइन। आप बहुत अच्छे से इसका फायदा ले सकते हैं। तो आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए देखिए 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आपको 1500 का पड़ेगा। इसमें आप कोड इस्तेमाल करेंगे अगर OJ10 तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन फटाफट ले लीजिए और कंप्लीट रिविजन कीजिए आप रेलवे ग्रुप डी की। सीमांत घर्षण निर्भर करता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि जो सीमांत घर्षण होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर। सीमांत घर्षण की बात करें तो यह बल तल की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि तल खुरदुरा है तो घर्षण अधिक होता है और यह बल अभिलंब प्रतिक्रिया पर भी निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या है। आपको बताना है इनमें से जो दृढ़ता गुणांक होता है उसका मात्रक क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आता है दोस्तों। वर्षा की जो बूंद होती है वो गोलाकार क्यों होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी पृष्ठ तनाव के कारण। आपको बता दें कि किसी भी द्रव के सतह पर एक तनाव बल कार्य करता है जिसे द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं और इस तनाव के कारण द्रव के सतह का क्षेत्रफल कम होता जाता है और गोलाकार वस्तु की सतह का क्षेत्रफल सभी आकार के क्षेत्रफल से कम होता है। इसीलिए ही पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें होती हैं गोलाकार हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में क्या शामिल है। आपको इनमें से बताना है जो ब्लॉटिंग पेपर होता है उसके द्वारा स्याही सोखने के में शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। केशिकीय अभिक्रिया परिघटना के कारण ही ब्लॉटिंग पेपर स्याही को सोख लेता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, लोहा पारा में। 4 ऑप्शन है आपके पास। बताना है कि जो लोहा होता है पारा में क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी तैरता है। आपको बता दें कि लोहे का जो घनत्व होता है वो पारा से कम होता है और यदि किसी पदार्थ का घनत्व
द्रव से कम होता है तो वह पदार्थ उक्त द्रव में नहीं डूबेगी, अतः लोहा भी पारा में डूबता नहीं है बल्कि वह पारे पर तैरता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि इनमें से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लोहे की कील। तो आपको अभी भी मैंने बताया कि जो वस्तुएं जल में डूब जाती हैं सामान्यतः उनके घनत्व का मान जल के घनत्व से अधिक होता है, तथा जो वस्तुएं जल पर तैरती रहती हैं उनका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। इसीलिए बर्फ़ हो गया, कॉर्क हो गया तथा थर्मोकोल के टुकड़े जल पर तैरते रहते हैं और लोहे का टुकड़ा या कील जल में डूब जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी आर्द्रता मापी। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है और भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि जो प्रेशर कुकर होता है उसमें भोजन जल्दी क्यों पकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी पानी का जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में भोजन इसीलिए जल्दी बनता है क्योंकि क्वथनांक दाब अधिक होने पर बढ़ जाता है और अधिक ऊंचे ताप पर उबलने का कारण वह खाद्य सामग्री को अधिक ऊष्मा प्रदान करता है जिससे भोजन शीघ्र ही पक जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। आपको बताना है कि इनमें से पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम। पहाड़ों पर जो दाब कम होता है अतः यहाँ का पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? आपको बताना है कि ऊंचाई पर यानी पहाड़ों जैसे जगहों पर खाना देर से क्यों बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी वायुमंडलीय दाब जो होता है वो घट जाता है। ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है जिससे पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी जल्दी ही वाष्प बनकर उड़ जाता है और खाना बनाते समय पानी का ताप कम रहने के कारण खाना देर से पकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पारा का निम्नतम हिमांक कितना है? आपको बताना है जो पारा होता है उसका निम्नतम हिमांक कितना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी -39 डिग्री सेल्सियस। पारा जो कि एकमात्र धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है और इसका हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस एवं क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निरपेक्ष शून्य ताप पर आपको बताना है कि जो निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी आणविक गति रुक जाती है। आपको बता दें कि जो निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है और इस ताप की प्राप्ति केवल प्रयोगशाला में हो सकती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता। आपको बताना है जो शक्कर के घोल का जो तापमान जब बढ़ा देते हैं तो शक्कर की विलेयता में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी बढ़ती है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ जाती है क्योंकि इससे शक्कर के अणुओं को तोड़ने के लिए ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि जो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण होता है वो क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संवहन। संवहन की प्रक्रिया में ऊष्मा का संचरण अणुओं के वास्तविक स्थानांतरण के द्वारा ही होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। गैसों को समतापी रूप में फैलने देने पर
आपको बताना है कि इसमें से इसका राइट आंसर क्या होगा जब गैसों को समतापी रूप से फैलने देने पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसके द्वारा कार्य किया जाता है। आपको बता दें कि जो गैस होते हैं उनको समतापी रूप से फैलने देने पर इसके द्वारा कार्य किया जाता है, क्योंकि समतापी प्रक्रम में प्रक्रम द्वारा कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे, आपको बताना है कि जो ऊनी कपड़े होते हैं वो सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, क्यों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ताप के अच्छे रोधक होते हैं। ऊनी कपड़े जो कि सूती कपड़े की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होते हैं, क्योंकि ऊनी कपड़े के बीच में हवा होती है जो ऊष्मा के कुचालक का कार्य करती है, इसीलिए ही ऊनी कपड़े ज़्यादा गर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों। आपको बताना है इनमें से क्यों गर्मियों में हमें सफ़ेद कपड़े धारण करने की सलाह दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सफ़ेद वस्त्र जो होता है ताप का कम अवशोषण करते हैं और ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह इसीलिए जाती है क्योंकि सफ़ेद का वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं तथा सफ़ेद वस्त्र ताप को परावर्तित भी कर देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है। आपको बताना है कि शरीर से जो पसीना निकलता है वो सबसे अधिक कब निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो तो शरीर से पसीना सबसे अधिक मात्रा में निकलता है, क्योंकि वायुमंडली में नमी की मात्रा होने से पसीने का वाष्पोत्सर्जन होता नहीं है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि हम आने वाले ग्रुप डी एग्जाम की लगातार तैयारी करा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।